नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी का लघु उपन्यास पूतों वाली। एक बार फिर छोटे की चिट्ठी पढ़ उन्होंने अखबार के नीचे दबा दी। अगर पार्वती ने देख लिया तो आफत कर देगी। क्या लिखा है छोटे ने? हमें कब लेने आने वाला है? कैसे कह पाएंगे उससे कि पार्वती? छुटके ने इस बार भी उन्हें बुलाने का क्षीण संकेत तक नहीं दिया। 3 बार तो वे उसे लिख चुके हैं कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। कई बार काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी है। तुम तो जानते हो उसे आंखों से भी कम सूझने लगा है। एक आंख में ग्लूकोमा हो गया है और दूसरे का मोतियाबिंद पक गया है। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो दोनों आंखें जा सकती हैं। और गांव का हाल तो तुम जानते हो, अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं। एक बार तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते तो तसल्ली हो जाती। किंतु चतुर बेटा इस बार भी उनके प्रस्ताव को झाड़ गया। छोटे से पत्र में उसने अपना ही रोना रोया। इस वर्ष अप्रैल तक मेरी बदली अवश्य हो जाएगी। 5 साल हो गए हैं यहाँ। अब नया नियम बड़ी कड़ाई से लागू किया जा रहा है। जो जिस कैडर का है उसे वहीं लौट जाना होगा। बड़ी मुश्किल में हूँ। सुजाता का स्कूल फाइनल है। रोनी को बड़ी मुश्किल से अभी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल पाया है। उस पर शीला को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इन्हें यहीं छोड़ गया तो दो को जगह कैसे कर पाऊंगा मैं? कैसे संभाल पाऊंगा मैं? स्पष्ट था अपनी इन परेशानियों के बीच वह अंधी हो रही माँ और बाबूजी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। पार्वती ने चाय का प्याला मेज पर धरकर कहा था, आज छुटके की चिट्ठी जरूर आएगी। हमारा मन कहता है। भाड़ में जाए चिट्ठी, शिवसागर ने झल्लाकर कहा तो वह सहम कर सिकुड़ गई। सहमने पर वह कितनी छोटी लगती थी, कितनी असहाय, जैसे किसी ने केचुए को छेड़ दिया हो और वह तत्काल अपनी सतर देह को कुंडली में समेट सिकुड़कर बिंदु सा बन गया हो। दूसरे ही क्षण पत्नी के पीले चेहरे को देख शिवसागर का हृदय स्वयं अपनी भर्त्सना करने लगा। छी छी, कहीं मरे को भी ऐसे मारा जाता है? कौन सा सुख दिया है उन्होंने उसे जीवन भर। इन 45 वर्षों में कभी अपने हाथों पजामा में नाड़ा भी डाला है तुमने? कभी कमीज का एक बटन भी टाका है? जिस सर्वस्व त्यागिनी ने पूरा यौवन ही इन्हीं गिनी सादी साड़ियों और मार्किनों पेटीकोटों में काट दिया हो और निरंतर मुस्कुराती तुम्हारे और तुम्हारे 5 कपूतों के जीवन में आनंद वृष्टि करती रही, उसका क्या प्रतिदान दिया तुम सबने? कभी कोई छल्ला भी गड़वा कर दे पाए उसे? वह तो पूरे 20 तोला सोना दिया था उसके कृपण पिता ने। उसी बैंक बैलेंस से ना जाने कितनी बार शिवसागर ने गृहस्थी की गाड़ी खींची थी। 3 बहुओं को उन्हीं गहनों में से कुछ का चढ़ावा चढ़ा था। शेष 2 बेटों ने अपने मन से विवाह किया था। इसी से उन्हें कुछ नहीं दिया गया। कृपण पिता के इस औदार्य का एक कारण भी था। ना देते तो उस साधारण चेहरे को देखकर कौन उसे ले जाता? न पढ़ी लिखी न कद काठी की ही दुरुस्त। कभी कभी तो लगता वह वजरभौनी ही है। उस पर बेहद डरपोक थी लड़की। माँ की मृत्यु ने उसे और भी भीरू बना दिया था। पिता हेडमास्टर थे। उन्होंने उसे अपने ही स्कूल में पढ़ने भी भेजा था, पर ना जाने कैसा भूसा भरा था छोकरी के दिमाग में। पहली ही कक्षा में 3 साल फेल होती रही। इसी बीच पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। विमाता की क्रूर आंखें देख लड़की पहले ही दिन सहमकर और सिकुड़ गई। विमाता जो भी काम उसे सौंपती उसे ही बिगाड़कर चौपट कर देती। सब्जी में नमक ही नमक। चावल पसाने बैठती तो आधा चावल माड़ के साथ बहा देती। कभी तेल उलट देती, कभी दूध। फिर विमाता बाढ़ में उफनती नदी सी कगार पर खड़े वृक्ष के से पिता के विवेक को भी ढहा गई। दिन रात की चुगली पर जाने वे नित्य ढोल सी पीटी जाने लगी। इधर प्रत्येक वर्ष विमाता धन से एक बेटा जन पति को कृतज्ञता के ऐसे जानलेवा दलदल में धंसा गई कि वे आए दिन हर मिथ्या अभियोग पर निरीह पुत्री को निर्ममता से कूटने लगे। एक दिन पार्वती की दयालु बुआ ने यह रिश्ता पक्का करा दिया था। दान दहेज तो काफी मांग रहे हैं, पर ऐसा दमाद तुम्हें नहीं मिल सकता। ठीक ही कहा था बुआ ने। ऊंचे अगले विद्वान
को उन्होंने देखा तो मन ही मन सोचने लगे, मातृहीना गायसी पुत्री के साथ उन्होंने जो भी अन्याय किया था उसे इसी कन्यादान की पुण्य महिमा में धो धोकर बहा देंगे। समधी की हर मांग में प्राणपण से पूरी करेंगे। तब शिव सागर मिश्र काशी विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूर्ण कर नई नई नौकरी में लगे ही थे। आते ही माँ ने बता दिया था कि उसके पिता उसका रिश्ता फैजाबाद के हरेम्न शास्त्री की पुत्री से करा चुके हैं। सारी रात वह सो नहीं पाया था। कैसी होगी वह? शास्त्री जी को तो वह देख चुका था। उनके तीखे नैन नक्श और दूध सा उजला रंग पाया होगा लड़की ने तो निश्चय ही सुंदर होगी। और वह मन ही मन कविता की पंक्तियों को दोहराते हुए कहने लगे, हे माननी, नए पल्लवों जैसे हाथों को कपाती, व्यर्थ परिश्रम मत करो। तुम्हें कल्पता समझकर पास आई भ्रमावली कहीं इसी तरह डरकर थोड़े ही भाग जाएगी। ये भ्रमर युक्त कमल पात्र हैं या चंचल नयन, ये झुकी ब्रौनियां हैं या निश्चल भ्रमर वृंद। अपनी उस भावी पत्नी को की अनदेखी मोहक छवि का ताना बाना बुनते ही वह सिर पर मोर बांध दुल्हा बन गया था। वर रूप में ठीक जैसे शिव ने पार्वती से ध्रुव तारा देखने को कहा था और लज्जा सिक्त स्वर में अपना लज्जावनत चेहरा उठा पार्वती ने बड़ी कठिनाई से कहा था, देख लिया? ऐसा कुछ उसकी पार्वती नहीं कह पाई। वह तो गठरी बनी वैसी ही बैठ रही। पर जब घर पहुंचने के घंटों बाद नववधू का चेहरा देखने को मिला तो शिव सागर का रसिक चित्त अपनी सब कलाबाजी भूल गया। कद में शिव सागर के घुटनों तक और भाव शून्य खच्चर किसी आंखें, शरीर का एक भी अवयव ऐसा नहीं था जिसके सहारे वह अब उनको अपनी ओर खींच सकती या कोई भी उन्हें घर तक खींच सकता। धीरे धीरे शिव सागर को परिस्थितियों से समझौता करना ही पड़ा। दुर्वासा रूपी पिता से कोई कैफियत मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता था और माँ को जैसी बहू चाहिए थी वैसी उसे मिल गई। साथ में 20 तोला सोना, दुधारू गायें, स्वस्थ भैंस और सिर झुकाकर उनके प्रत्येक आदर्श को झेलने वाली धरती सी सहिष्णु उस पुत्र वधू को पाकर अम्मा परितृप्त हो गई। फिर 7 ही वर्षों में 5 सुदर्शन पुत्रों को जन्म देकर उसने सास ससुर के हृदय संपूर्ण रूप से विजित कर लिए। मायके जाने का भी वह कभी नाम नहीं लेती थी। कृशकाया होने पर भी कभी बीमार नहीं पड़ती थी। उस पर पति के कभी सीधे मुंह बात न करने पर भी निरंतर उसके पीछे पीछे छाया सी डोलती रहती। छोटा 3 साल का था कि ससुर का देहांत हो गया और 6ठे ही महीने सास भी चली गई। शिव सागर अध्यापक से प्रधान अध्यापक हो गए। ऊपर की मंजिल में 3 कमरे बनवा लिए। रेडियो भी आ गया। स्टील की 2-2 अलमारियां भी आ गई। किंतु सास ससुर की मृत्यु के बाद भी पार्वती के कटोरों से घूंघट की यवनिका नहीं उठी। 5 बेटे पढ़ने में एक से एक बढ़कर निकले। गांव की बड़ी बुढ़िया कहती, अरे बड़ी भागवान हैरी तू सचमुच पूतों वाली है पार्वती। देखने में ऐसे सजीले कि हर इतवार मंगल 5 को एक साथ बिठाकर नजर उतारती थी पार्वती। धीरे धीरे 5 के भी पंख निकल आए। सब एक एक करके पढ़ने बाहर चले गए। अब रह गए दोनों प्राणी। 40 वर्षीयों के सुदीर्घ साहचर्य की धारा क्षीण से क्षीणतर होती एक ही वेग में बहती जा रही थी। शिव सागर को बुढ़ापे ने झटक दिया पर पार्वती का एक एक बाल अब भी काला धरा था। सुबह 4 बजे उठ वह नहा धोकर चाय बनाकर रख जाती पति के सिरहाने। फिर दूध का गिलास और कटोरी में 5 बादाम, अखबार, चश्मा धूप में धरी कुर्सी पर धर फिर चौके में घुस जाती। गजब का रस था उसके हाथों में। खिचड़ी हो या मेवे की गुजिया, अजी हमारी बहू जैसा खाना कोई नहीं बना सकता पूरे गांव में। एक दिन विवाह के कुछ महीनों बाद शिव सागर के पिता ने कहा तो उनकी स्तुति को शिव सागर ने वहीं पर व्यर्थ कर दिया। ठीक ही कहा है आपने। हमारे एक मित्र का भी यही कहना था कि जो औरत जितनी बदसूरत हो वह उतना ही खूबसूरत खाना पकाती है। बाप हो कर हंस उठे थे। सोचा लड़का नई नई बहू को हंसी हंसी में छेड़ रहा है। पर पार्वती के घूंघट की यवनिका सहसा
और नीचे खिसक आई थी। वह घूंघट की आड़ में रो रही है। यह शिवसागर ने देख लिया था। रोने से नासिका का रक्तिम अग्रभाग देखकर वह और चिढ़ गया था। पिता को वह इस बेमेल गठबंधन के लिए अंत तक क्षमा नहीं कर पाया। आश्चर्य था कि विवाह के बाद वह आज तक पत्नी से एक शब्द भी नहीं बोला था। फिर भी उस विलक्षण नारी ने अपनी वेदना का पात्र किसी के सामने रिक्त नहीं किया। भले ही ना बोले, उसे 5 दर्शनीय पुत्रों की जननी तो बना दिया था। उसके उदार जीवन सहचर ने कोई विश्वास कर सकता था कि पूरे 10 वर्ष बाद वह उससे पहली बार बोले थे। आज तक शरीर की क्षुधा से ही कातर हो उसे वह उसके पास मूक याचक बनकर आए थे। उस दिन उधर की क्षुधा से व्याकुल होकर लौटे तो देखा पार्वती तीव्र ज्वर से अचेत पड़ी है और नित्य नाश्ते के लिए भरा कटोरदान रिक्त है। शायद खाने की छुट्टी में आए 5 विकटवीर सब चाट चूट गए थे। बाहर लूके गरम थपेड़े कनपटी पर थप्पड़ मार रहे थे। नहीं तो दुकान से ही वह कुछ लाकर खा लेते। सहसा झुंझलाकर उन्हें और कुछ नहीं सूझा तो अकड़ कर दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर गरजे, पार्वती, नाश्ता नहीं रखा आज? मैं सुबह भी भूखा हो चला आया था। हड़बड़ाकर वह उठ बैठी। तीव्र ज्वर की अचेत अवस्था में भी पति की वह कठोर गर्जना उसे कितनी मधुर लगी थी, जैसे किसी अरण्य में कहीं घुंघरू बजे हों। मुझसे कह रहे हैं जी? उसने आश्चर्य से भयभीत मिर्गी सी आंखें विस्फारित कर पूछा। वह पति जिसने आज तक उसकी ओर कभी ठीक आंख उठाकर भी नहीं देखा था, जिसका स्पर्श उसे अंधकार ही में पुलकित कर अंधकार ही में सदा विलीन हो जाता था, जिसने आज तक उसे कभी नाम लेकर भी नहीं पुकारा, उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वह मत मयूरी सी प्रफुल्लित हो उठी। और किससे कह रहा हूं? भूख लगी है मुझे, उन्होंने झल्लाकर कहा। आज तक तो उसका रूखे पति की एक ही भूख से परिचय था। आज पहली बार वह उससे ठीक उसी तरह खाने को कुछ मांग रहा था जैसे कभी उसके शुद्धातुर बेटे मांगते थे। अम्मा, बड़ी भूख लगी है, दे देना कुछ जल्दी। वह चादर फेंक कर उठी और चौके में घुस गई। ज्वर से उसकी आंखें लाल जवाब फूल हो रही थी। कनपटी पर हथौड़ियां चल रही थी। पैर कांप रहे थे, पर उसने मिनटों में आलू की सब्जी छौंक विशुद्ध घृत में पूड़ियां उतार ली। फिर यतन से परसती हुई थाली पति के सामने रखाई। देखते ही देखते पूड़िये का स्तूप शेष कर पानी गटक बिना कुछ कहे लंबी लंबी डग भरता शिवसागर चला गया। किंतु पार्वती फिर लेट नहीं पाई। रात के लिए उसने ना जाने कितने व्यंजन बना डाले। दिन में अनजाने में हो गई भूल का प्रतिकार करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आंधी के वेग से 5 बेटे आकर स्वादिष्ट खाने पर टूट पड़े। अरे अम्मा, आज इतनी चीज़ें क्यों बनी हैं? छुटके ने पूछ ही लिया। क्या कहती उससे? वह अबोध बालक जननी के हृदय में उठ रहे आनंद की उसकी था पा सकेगा? विवाह के पूरे 10 वर्ष बाद तुम्हारे पिता मुझसे पहली बार बोले हैं बेटा, ऐसा कुछ कह सकती थी वह उस लाडले को? जननी के अधर पर लगे सल्लज दिव्य स्मित को देखने की फुर्सत ही कहाँ थी उनके बेटों को। अखिल, अमित, अजय, अनिल और आदित्य, सबका नाम प्रथम वर्णाक्षरी से ही चुना था दूरदर्शी पिता ने। कभी भी किसी प्रतियोगिता में बैठे तो नीचे तक दृष्टि नहीं झुकानी पड़ेगी। खा पीकर 5 सो गए तो यह उस ज्वर के ताप को निशब्द झेलती पति का खाना लिए भूखी बैठी रही। बड़ी रात को लौटे थे शिवसागर मिश्र। पार्वती पहले हाथ मुंह धोने को लोटा भर कर ले आई, फिर नाना व्यंजनों से सजी थाली धर वह एक क्षण को ठिठकी भी थी। क्या पता जैसे नाम लेकर पुकारा था वैसे फिर पुकार कर कह दे, पार्वती जा अपनी थाली भी यहाँ ले आ। किंतु उसे किसी ने नहीं पुकारा। छोटा शायद नींद में कुछ बोल रहा था। वह तेजी से अपने कमरे में चली गई और फिर पूतों वाली विराट तख्त में मछली से तैरते इधर उधर हाथ पैर फेंकते गहरी नींद में अचेत पुत्रों के बीच किसी तरह अपनी जगह बना हाथ पैर मरोड़ गठरी बनकर सो गई थी। 5 बेटों में से 4 भाइयों के कंठ में जैसे मसें बिकती थी। 7 सुर एक साथ निकलने लगे थे। वहीं छुटके का मिष्ट कंठ पूर्ववत ही बना रह गया था। कोई जोर से उसे डपटता भी तो वह रुआंसा हो जाता।
पढ़ने में वह भी भाइयों की भांति तेज था। शिव सागर ने भी उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं रखी। पार्वती ने सचमुच ही अपना नाम सार्थक कर दिया था। बड़े भागवान हो बिरादर, शिव सागर के अभिन्न मित्र बद्री ने एक दिन कहा था। रिटायरी से पहले ही बाग भर बैठ गए हो। एक हमारे हैं कुलदीपक, 4,000 तनख्वाह पा रहे हैं, पर मजाल है जो कभी बाप को 40 रुपए भी भेज दें। अब सुना है विदेश जा रहे हैं, कहते हैं लौट आएंगे, पर हमारी मानो हाथ से छूटा तीर और विदेश गया बिटवा कभी वापस नहीं आता। ठीक ही कहा था बद्री ने। उनके बड़े बेटे अखिल को विदेश गए इस जेठ में पूरे 7 साल हो जाएंगे। कहाँ आया लौटकर। एक बार आया था, पर वह कहाँ टिक सकता था गांव में। कभी एक भाई के पास, कभी दूसरे के, कभी अपनी ससुराल। सब बड़े बड़े शहरों में थे। बाप के छोटे से घर की मिट्टी अब उसे रोक भी सकती थी। वह वहाँ यह है, वहाँ वह है, झाड़ू लगाने की भी मशीन है। बाबूजी अब देखिए ये इलेक्ट्रिक शेवर, पर यहाँ बिजली ही नहीं है। शिव सागर के जी में आया, कहे बेटा वह दिन भूल गए जब हम तुम 5 भाइयों को एक साथ नाई की दुकान पर ले जाकर 1.25 रुपल्ली में तुम्हारे बाल छोटे छोटे ऐसे कटवा लाते थे कि महीने भर फिर ना बढ़े। पिता के लिए एक घड़ी, अम्मा के लिए एक झोला सा स्वेटर, जिसमें उस जैसी 3 पार्वती समा सकती थी, और विदेशी साबुन, ब्लेड, यह सब उपहार अभी तक उनके टीन के बक्से में ज्यों के त्यों धरे थे। आया भी तो बाल बच्चों को वहीं छोड़ आया। बहुत किराया है अम्मा, कुछ पैसे जमा कर लूँ फिर आएंगे। पर कहाँ आए फिर। उस बड़े पुत्र से उन्हें कभी कोई आशा नहीं बंधी। छोटा था तभी से पूत के पाँव ने पालने में देख लिए थे। 5 को श्रुति लेख एक साथ देते थे शिव सागर। वही एक ऐसा था जो पिता की नज़र बचा कनखैयों से भाइयों की कॉपी देख चट उतार लेता था। जब जस्टिस मिश्रा उसके लिए अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर आए तो शिव सागर को लगा वे सपना देख रहे हैं। इतने बड़े आदमी अपनी पुत्री का रिश्ता उनके बेटे के संग करेंगे। बेचारे सरल मिश्रा जी समझ नहीं पाए कि वे उनके बेटे की ऊंची नौकरी से रिश्ता पक्का करने आए हैं, बेटे से नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ रखेंगे उस राजकन्या को। किंतु राजकन्या रही ही कहाँ थी। पति के साथ उसकी नौकरी के जादुई कालीन में उड़कर सदा के लिए विदेश के शून्य अंतरिक्ष में विलीन हो गई थी। दूसरा बेटा अमित इंजीनियर था। उसकी जिद के आगे झुक गए थे शिव सागर। अन्न जल त्याग अनशन ही कर बैठा था उनका वह जिद्दी सपूत। किसी तरह उसकी माँ के गहने बेच पेट काट कर ही उन्होंने उसे आईआईटी में पढ़ने भेजा, और इंजीनियर बनकर निकला तो उनके पहले समधी ही कब उनके हाथ का गस्सा छीन ले गए वे जान भी नहीं पाए। बड़ी बहन गीता ने ही छोटी रीता को देवरानी बना ऐसा अनुभूत मंत्र उसके कानों में फूका कि वह भी विदेश चली गई। तीसरे बेटे अजय के विवाह के बाद तो उन्होंने उसका मुंह ही नहीं देखा, न देखेंगे। वह प्रशासकीय सेवा में आया तो कन्याग्रस्त समृद्ध पिताओं ने उसे प्रस्तावों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु ही बना दिया। उदार दहेज के नीलामी हथौड़ों की चोट से शिव सागर लगभग बहरे ही हो गए थे। एक 40,000 की घोषणा करता तो दूसरा 50,000। तीसरा पुत्री के साथ सजा सजाया फ्लैट और मारुति गाड़ी का तोहफा सजाए चला जाता। तब तक उनके होनहार बेटे ने स्वयं ही उनका काम हल कर दिया। उसे तमिलनाडु कैडर मिला था। दुर्भाग्य से किसी दूरस्थ जिले में उसकी नियुक्ति हुई। शासन की बागडोर संभालते ही उसने खटिया पकड़ ली, पीलिया हो गया था। हालत गंभीर होने पर भी उसने पिता को खबर नहीं करने दी। कर देता तो शायद बच जाता। अस्पताल में भर्ती हो गया। वहाँ जिस केरल वासिनी नर्स ने उसे रोग मुक्त किया उसी से ही विवाह कर लिया उसने। एक दिन बाद चिंतातुर पिता का जवाबी तार आया। उन्हें उत्तर मिला, मुझे और अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। तुम हमारे लिए मर चुके हो। हम दोनों ना रहें तो तुम्हें कंधा देने के अधिकार से हम वंचित करते हैं। अपना काला मुंह हमें मत दिखाना। क्रोध से फड़कती शिखा को फहराते पंडित शिव सागर मिश्र ने स्वयं उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल दिया। वहीं पर पच से थूका, जैसे निर्लज पुत्र के मुंह पर थूक रहे हों। देखा जाए तो पहली बार वही आघात उन्हें पार्वती के निकट ले आया था। वह आघात अकेले झेलने की शक्ति उनमें अब नहीं थी। बेटे के तार को जब वे फाड़ रहे थे तभी कुछ ना पूछने वाली पत्नी चुपचाप आकर उनके पीछे खड़ी हो गई थी।
क्या लिखा है तार में? आप इतने परेशान क्यों हैं? सब कुशल तो है ना? कुछ बुरी खबर तो नहीं है? अपनी बड़ी बड़ी आंखों की चिंतातुर दृष्टि उसने पति के तमतमाए चेहरे पर निबद्ध कर पूछा। हाँ, बुरी खबर है, मर गया अमित। हे राम, हे राम, कहती वह नित्य की भांति सिकुड़ती धरा पर ढेर हो गई थी, ठीक जैसे कोई नमक छिड़की पहाड़ी जो गोल मोल घूम सहसा निचेष्ट हो जाती है। पार्वती, पार्वती, कह वह उसकी पलट गई पुतलियों और रक्तहीन चेहरा देख भयभीत हो गए। देह एकदम ठंडी पड़ी थी, कहीं दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया। इस उम्र में वह भी उन्हें छोड़ गई तो उनका क्या होगा, जिसे जीवन भर वे खास से लगी कुतिया की भांति प्रताड़ित करते रहे। उसकी इस अनहोनी मृत्यु की संभावना से वे एक क्षण को स्वयं अपनी चेतना खो बैठे। यद्यपि उस संभावित वियोग के बीच भी स्वयं उनकी स्वार्थपरता ही तो थी। अगर इसे कुछ हो गया तो 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होगी उन्हें। 5 बेटों में से एक भी तो उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता था। एक छुटके से ही थोड़ी बहुत आशा थी। पत्नी की मुट्ठी भर की देह को शिव सागर ने उठाकर बिस्तर पर धरा, हाथ पैरों को रगड़ फूंक गर्म करने की चेष्टा की, पर वह निचेष्ट पड़ी रही। भागकर वे अपने एकमात्र हितैषी मित्र बद्री को बुला लाए। वह कभी अपने इस पाषाण हृदय मित्र को गौ सी निरीह पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार के लिए क्षमा नहीं कर पाए थे। आश्चर्य था कि सर्वथा विपरीत स्वभाव होने पर भी दोनों आज तक अपने स्कूल की मैत्री को पूर्ववत बनाए चले आ रहे थे। संस्कारशील शिवसागर के मुंह से कभी किसी ने आज तक क्रोध आने पर भी गाली नहीं सुनी थी। बद्री प्रसाद के हर वाक्य का आरंभ और अंत साले से ही होता था। ना उन पर परिवार का बोझ था, न पत्नी का अनुशासन। विधुर बद्री घोर नास्तिक थे। मांस, अंडा, मछली से उन्हें कोई परहेज नहीं था। मित्र के साथ प्रति मंगल हनुमान मंदिर अवश्य जाते, पर बाहर ही खड़े रहते। न उन्हें भविष्य की चिंता थी, न वर्तमान की। एक बार बेटे से रूठे तो उससे रिश्ता ही तोड़ लिया। सामान्य सी पेंशन में उनकी गुजर हो जाती थी। फिर शिबू जैसा उदार मित्र भी तो था। उस दिन भी वे उस मित्र की विपत्ति की घड़ी में भागते चले आए। क्या हुआ, क्या हुआ, सच सच बताओ साले। सब कुछ सच सच बता दिया था शिवसागर ने, और अबोध बालक से सिसकते पत्नी के हिम शीतल पैरों पर गिर पड़े थे। मुझे माफ कर दे पार्वती, मैंने तुझे बहुत सताया है, कसाई हूं मैं। सदा अकड़ से सीना कबूतर की तरह ताने चलने वाले अपने अहंकारी मित्र को उस दिन दीनहीन मुद्रा में देख बद्री पसीज गए। ओह, तो साले पूरे कसाई पर जो होना था सो हो गया। लाओ पकड़ो जरा, खटिया से देही तो उतार नहीं होगी, गंगा जल है घर में और कुछ। दोनों मित्रों ने फूल सी देह को नीचे धरा। फिर शिव सागर ने जो किया उसके लिए बद्री प्रस्तुत नहीं थे। पागलों की तरह वे झुके और पत्नी की निष्प्राण देह को चूमने लगे। उसके रक्तहीन अधर, कपोल, केश, ललाट, पैर। अरे पागल हो क्या? उनकी आत्मा को कष्ट होगा। बद्री ने मित्र का कंधा पकड़कर झकझोरा। शांत स्थिर होकर बैठे रहो, मैं मोहल्ले में खबर कराऊं। मिट्टी समय से ही उठानी होगी। बाहर भूरी बदरी घिरी है, कहीं पानी ना बरसे। सहसा बोलते बद्री भय से निष्प्राण देह की ओर उंगली उठाकर बोला, अरे देख देख, भाभी की सांस चलने लगी। हाय राम, कैसा पाप होने जा रहा था हमसे। यही तो मैं सोच रहा था। ऐसी सती लक्ष्मी पूस की अमावस में इस घर को छोड़ कैसे जा सकती थी। देखो शिबू, अब किसी से कुछ कहियो मत, भाभी से भी नहीं, समझा? वह हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरे पास पिताजी का दिया मालती वसंत धरा है, मैं ले आऊं? दूध में पिला देंगे, असली चीज़ है, बप्पा कहते थे। बद्री घाट में पड़े मुर्दे के मुंह में भी डाल देगा तो वह लौट आएगा। फिर सारी रात दोनों मित्र अचेत पार्वती के सिरहाने बैठे रहे। पलक भी नहीं झपकाई दोनों ने। धीरे धीरे सांस का वेग प्रखर होता चला गया। जा साले, अब बढ़िया सी चाय बना ला जल्दी, लगता है पसलियों में ठंड घुस गई है। तो फिक्र मत कर, अब कुछ नहीं होगा भाभी को। शिव सागर ने आज तक चाय का पानी भी खौलाया था। अनाड़ी अनभ्यस्त हाथों से पानी खौलाया, फिर बड़ी देर तक चाय का डिब्बा खोजता रहा। ना जाने किस डिब्बे में रखती थी पार्वती। चाय बनी और गिलासों में डालने लगा तो उंगलियां जल गई। असहाय अश्रु जल से उसकी आंखें डबडबा आईं। कितना अकर्मण्य बना दिया था उसे पार्वती ने। आज वह चली गई होती तो जीवन कैसा दुर्वाह बन उठता। पार्वती ने अभी भी आंखें नहीं खोली थी, पर सांस की ऊर्ध्व गति स्वाभाविक छंद में उतर आई थी। अब सड़ो,
हम तुम्हारी पोल खोलकर रख देंगे। आने दो भाभी को होश में। तुमने उनकी ज़मीन पर धरी देह के साथ क्या किया था कह देंगे हम। चाय के घूंट के साथ सशक्त सुड़कते बद्री ने बड़ी दृष्टता से एक आंख भींच ली। क्या किया था मैंने? कुछ न समझ पाने का उपक्रम कर रहे अभिनय विधुर 65 वर्ष के पंडित शिव सागर मिश्र के दोनों पिचके कपोल सहसा किसी प्रणयनी किशोरी के कपोलों से आरक्त हो उठे। अब बनो मत साले, पूछते हैं क्या किया मैंने। अजी हम ना होते तो पूतों वालों को छठा बेटा दे दिया ना होता तुमने। जिस अमावस की मनहूस रात्रि का प्रारंभ दोनों मित्रों के लिए करुणा विहीन यम के आगमन से भयानक बन उठा था, उसका अंत हुआ उतना ही मधुर, उतना ही सुखद। दोनों मित्रों के बीच फिर न जाने कितनी बार चाय का दौर चला। उन सुखद क्षणों में संस्कारशील शिव सागर मिश्र बद्री की निम्न स्तरीय परिहास रसिकताओं को भी चटकारे ले लेकर चाय के साथ घुटकते रहे। अब मैं चलूं, चिंता मत कर, तेरी घरतैनी लौट आई है घाट से। पर सुन, अब इस बुढ़ापे में जवानी में किए एक एक अपराध की भाभी से क्षमा मांग लेना। फूलों की सेज पर सुलाना बुढ़िया को। और वही किया शिव सागर मिश्र ने जो आज तक किए चले आ रहे हैं। यौवन में किए गए एक एक अक्षम्य अपराध का पूरा प्रायश्चित कर रहे थे वे। पार्वती अभी इतनी दुर्बल थी कि स्वयं उठ नहीं पाती थी। उसे सहारा देकर उठाते, हाथ मुंह धुलाते, नहा धोकर चाय बनाते, फिर दलिया बना अपने हाथों से उसे खिलाते और हर कौर के साथ क्षमा मांगते। मुझे माफ़ कर दिया ना पार्वती, तूने नहीं किया तो भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बिस्तर पर पड़ी पार्वती एकटक अपनी तरल दृष्टि से पति को देखती रहती। क्या यह सचमुच उसका पति कह रहा था या वह कोई सपना देख रही थी? यदि सपना ही है प्रभु तो कभी इसे भंग मत करना, मैं बिस्तर पर पड़ी पड़ी ही मर जाऊं। वह पति जिसने कभी उसके यौवन को स्वयं अपने हाथों 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, अब उसे पान के पत्ते सा फेर रहा है। मैं उस दिन गुस्से में बोरा गया था पार्वती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह हमारे कुल को ऐसे डुबो कर रख देगा। वह जानती हो लड़की ईसाईन है, उसके एक मित्र ने लिखा था मुझे। क्यों जी झूठा करते हो तुम? उसने मधुर शांत स्वर को मंजरी से खनकती हुई आवाज में पति को दिलासा दिया। भगवान की यही इच्छा रही होगी या हमने ही पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए होंगे। शिव सागर आश्चर्य से पत्नी के पीले चेहरे को देखते रहे थे। न उत्तेजना न क्रोध, शांत झील सी आंखों में पुत्र की अबाध्यता के रेले ने सामान्य सी हलचल भी नहीं की। कहाँ से आ गई उसमें ऐसी दार्शनिकता? पार्वती का दुख इस समय एक ही था। उस आकस्मिक झटके ने उसके हाथ पैर काटकर बिस्तर पर डाल दिया था। वह पति के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। छी छी, लेटे लेटे पलंग ही तो तोड़ रही थी बस। और वे जिन्होंने कभी आटे की लोई भी हाथों में नहीं ली थी, उन्हें चूल्हे चक्की में जूझना पड़ रहा था। बार बार वह आंखें बंद कर ईश्वर से एक ही याचना करती, मैं इन्हीं की गोद में आंखें मूंदूं और मेरे 2 नादान बेटे और कुछ ना कर बैठे। पर दूसरे ही महीने चौथा बेटा भी हाथ से निकल गया। उससे तो यही उम्मीद भी थी। वह डॉक्टर था और भोली पार्वती भी इतना जानती थी कि डॉक्टर अमूमन डॉक्टर ने ही लाता है। पर क्या उनके समाज की डॉक्टर ने नहीं जुटती उसे? बाप से एक बार तो मुंह खोलकर कहा होता। उस पर सुना बहू का बाप भतीजे की हत्या के अपराध में किसी जेल में आजन्म कैद की सजा भुगत रहा था। यह अच्छा हुआ कि विवाह होते ही डॉक्टरों का वह जोड़ा स्वयं विदेश की ओर उड़ गया। अब केवल छुटका बचा था। इस बार शिव सागर मिश्र मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि इस 5वें बेटे को तो अपने ही द्वार के खूंटे से बांध कर रख देंगे। भाग कर तो देख ले। वह तब प्रशासनिक सेवा में आकर मंसूरी में ट्रेनिंग पा रहा था। बद्री कह रहा था वह भी समझ लो, कुंवारों की हाट लगी रहती है, ठीक जैसे सोनपुर का पशु मेला। वही या तो लड़की स्वयं फांस लेती है या लड़की का बाप। फिर छुटका तुम्हारा बहुत सीधा है बिरादर। ऐसे डरपोक अनाड़ी तैराक ही जल्द डूबते हैं। मेरा कहा मानो तो कोई अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की देखकर बात पक्की कर लो, शादी ट्रेनिंग के बाद होती रहेगी। यही तो किया था उन्होंने, फिर भी ठगे गए। बहुत ठोक बजाकर
लिए गए मटके में भी कभी घर लाने पर छेद निकल आता है। वही हुआ। एक तो छुटका बचपन से ही उनकी छाया से थर्राता था। पढ़ने में अत्यंत मेधावी था, फिर भी गणित में 100 में से 99 अंक पाने पर भी बाबूजी का मत्था सिकुड़ जाता। क्यों बे, 1 नंबर किस में कटा? वे गरज कर पूछते तो कुछ बोल नहीं पाता। इसी से जब उन्होंने कड़क कर कहा, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, इसी बैसाख में लगन निकली है, वह बेचारा एक शब्द भी नहीं कह पाया। यह भी नहीं पूछ सका कि कौन है वह लड़की, पढ़ी लिखी है या अम्मा की तरह बुढ़ापे में भी घूंघट निकाले रहेगी। किंतु शिव सागर मिश्र ने अपने सजीले बेटे की टक्कर की ही लड़की ढूंढी थी। गोरी, उजली, दुबली, पतली, तीखे नैन नक्श और कॉन्वेंट शिक्षिता। बद्री के साड़ू ही बिचौलिया बने थे। कन्या के पिता ने पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद से अवकाश ग्रहण किया था। इसी से रस्सी जलने पर भी रस्सी ऐंठ नहीं गई थी। चाल में अभी भी अकड़ती, आवाज में कड़क। बद्री के ही कहने पर शिव सागर मिश्र ने उसी शहर में कुछ दिनों के लिए एक कोठी किराए पर ले ली थी और वहीं से विवाह निपटाकर गांव चले आए थे। पुलिस महकमे के अपने रौबीले संबंधी को भला वे अपने गांव के उस छोटे से मकान में बारात लाने को कैसे कह सकते हैं। विवाह का निमंत्रण उन 2 निष्कासित बेटों को नहीं भेजा गया जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किए थे। उन 2 बेटों को जिन्होंने अपने ही समाज में विवाह किया था बड़ी आशा से निमंत्रण भेजा गया, पर वे भी नहीं आए। एक ने अपनी बीमारी की बात लिखी, दूसरे ने पत्नी की। हम जानते हैं कैसी बीमारी है पार्वती। लंबी सांस खींचकर शिव सागर मिश्र ने कहा था, आ जाते तो जरा हमारी भी नाक ऊंची हो जाती। ऐसे एठू समधी के सामने की देखो, हम भी एकदम गए बीते नहीं हैं। छुटके की बहू भी एक ही बार गांव आई, फिर आज तक उसका दोबारा आगमन कभी नहीं हुआ। कितने वर्ष बीत गए थे फिर। अब तो छुटके के बालों में भी सफ़ेदी आ गई थी। तस्वीर भेजी थी उसने। दुबली पतली बहू फूलकर ढोल हो रही थी। उस पर भी छुटका बराबर यही लिखता था कि रीना बीमार है। हर तीसरे साल गुलाब की कलम की भांति उसकी देह काटी छाटी जाती। एक ना एक ऑपरेशन होता रहता। कभी रीना की अमाशय की पथरी निकाली जा रही है, कभी अपेंडिक्स और कभी बच्चेदानी। शिव सागर मिश्र एक ही बार पुत्र की गृहस्थी देखने गए थे जब वह नया नया कलेक्टर बना था। अम्मा को नहीं लाए बाबूजी? बहू ने पूछा था। बोलने की तो वह ऐसी मीठी थी कि शिव सागर को भय होता है कहीं उससे अधिक बतियाए तो ब्लड शुगर ना बढ़ जाए। नहीं। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत वेबीयत सब ठीक है, पर हमने सोचा बुढ़िया अभी भी घूंघट निकालती है, तुम्हारी कलेक्टरी में बेमेल लगेगी। मर्म स्थल पर चोट करना खूब जानते थे मिश्र जी। यह भी कह सकते थे कि बेटा, तुमने तो अम्मा को साथ लाने को लिखा ही नहीं था। यही लिखा था कि बाबूजी आप एक बार आकर हमारी गृहस्थी देख जाइए। जिसने 10 महीने पेट में रखा उसका ध्यान ही नहीं आया पुत्रवर को। पर यह सब नहीं कहा उन्होंने। पर जो गोली उन्होंने दागी थी वह ठीक बेटे की छाती में जाकर धंस गई। तड़प कर रह गया था वह। ठीक ही तो कह रहे थे बाबूजी। वह सर्वस्व त्यागिनी जननी जिसके पेट में हाथ डालकर वह उसके पास सोने के लिए चारों भाइयों को सिंग मारकर दूर खदेड़ देता था, उसे वह सचमुच ही भूल गया था। अब वह संसार में 2 ही व्यक्तियों से डरता था, पिता से और उग्र तेजी अग्निगर्भा पत्नी से। कहीं अम्मा से कुछ कह बैठती रीना तो बाबूजी अनर्थ कर सकते थे। छुटके का छोटा बेटा आनंद तो तब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा था। बड़ी बेटी भी कॉन्वेंट में पढ़ी रही थी। शिव सागर मिश्र के पोते की वह शिक्षा एकदम नापसंद थी। जब देखो तब हाथ में कॉमिक्स और मुंह में च्युइंगम। अरे यह क्या गाय भैंस किसी जुगाली करता रहता है तू? क्या खाता है दिन भर? कॉमिक्स के आनंद में आकंठ डूबे पौत्र की उस चुप्पी को अबाध्यता समझ शिव सागर मिश्र बौखला गए थे। बहू बेटे के साथ वे नाश्ता कर रहे थे। छुटका भी कई बार बेटे को नाश्ता करने बुला चुका था। वह उठ ही नहीं रहा था। अरे सुना नहीं है क्या? मैं पूछता हूँ, क्या चबा रहा है तू? शिव सागर की भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई वाली मुख मुद्रा पहचानते ही छुटका कांप गया। कहीं हाथ ना उठा बैठे बाबूजी। और वही किया उन्होंने। उठे और चट से एक चांटा धर दिया अबाध्य पौत्र के गाल पर। बेचारे नहीं जानते थे कि जिसे वे पौत्र की अबाध्यता समझ रहे थे वह तो उस युगीन पीढ़ी की विशेषता थी। यदि हाथ में कॉमिक्स हो तो एक प्रश्न को 4 बार पूछिए, तब कहीं अन्य मनसक उत्तर मिलेगा। हूँ।
जिस छुटके ने अपने कौशार्य तक बाप के ऐसे अनेक झापड़ खाकर भी कभी मुख खोलना नहीं सीखा था, उसी का बेटा नन्हे सपोले सा तनकर खड़ा हो गया और डसी दिया पितामह को। हाउ डेयर यू, क्यों मारा मुझे, कौन होते हैं आप? एकाएक शिव सागर मिश्र का वर्षों से भूला बिसरा उग्र अनुशासन पूरी शक्ति से उनके चौड़े पंजे में उतर आया। वही शिव सागर जो स्कूल के छठे से छठे शातिर छात्र को अपने एक ही झापड़ से सीधा कर देते थे, उठे और बोले, अभी बताता हूँ कौन होता हूँ मैं। फिर चटाचट थप्पड़ों की शिलावृष्टि से भयभीत हो बहू ने पिटते पुत्र को खींचकर छाती से लगा लिया। जानवर, जंगली हैं आप, वह ससुर से कहती हाँफने लगी। हमने आज तक इसे कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। छुटका चुपचाप बैठा रहा। ना उसने पिता का पक्ष लेने का साहस किया, न पत्नी का। वह तो देख ही रहा हूं, शिव सागर ने नाश्ते की अनछुई प्लेट दूर खिसका दी। तुम दोनों के दुलार ने ही इसकी यह हालत कर दी है। 7वीं में पढ़ रहा है और कल गणित का एक सामान्य सा प्रश्न भी नहीं हल कर पाया। ना अंग्रेजी ही ढंग से लिख पाता है, ना हिंदी। विज्ञान में एकदम गोल। कहता है डैडी ने कैलकुलेटर मंगा दिया है, हम कैलकुलेटर से सवाल करते हैं। एक दिन जब समझ में आएगा कि इसके दिमागी कलपुर्जों में तुम यह दिलवाकर जंग लगा रहे हो तो बहुत देर हो चुकी होगी। लानत है तुम पर जो इसे अब तक सामान्य शिष्टाचार भी नहीं सिखा पाए। ना बड़ों का आदर, ना छोटों से प्यार, ना नौकरों से ढंग से बातें करना। कल तुम्हारा अर्दली स्कूल पहुंचाने देर से आया तो पूछो ये क्या कहा इसने। क्या कहा मैंने? बेटे का बेटा शुद्ध बिल्ले सा कुबड़ निकाल ऐसे आगे बढ़ा जैसे उनका मुंह ही नोच लेगा। जो तुमने कहा वह मैं अपनी जबान पर नहीं ला सकता। मैं इसे पढ़ाने लगा। वे पहली बार खिसियाए नतमस्तक बैठे बेटे की ओर बढ़े। तो तेरी बहुरिया की बड़ी माख लगी है। मैंने यह सब सुन लिया छुटके, जो यह बरामदे में तुमसे कह रही थी। बेचारी शायद देख नहीं पाई कि मैं भीतर ही बैठा अखबार पढ़ रहा हूँ। छुटके का चेहरा झुकता झुकता एकदम ही नीचे आज आ गया था। उसका बस चलता तो वह मेज के नीचे दुबक जाता। वह कह रही थी। शिवसागर कहने लगे, तुम्हारे बाबूजी तो आनंद के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। स्कूल से लौटकर 1 मिनट सुस्ता भी नहीं पाता बेचारा। जब देखो तब उसकी गर्दन दबोचे बैठे हैं। अब घर जाने को कहें तो उन्हें रोकना मत। कुछ महीने और रह गए हैं तो आनंद का भेजा ही चाटकर कूड़ मगज बना देंगे। ठीक कहती है बहू, कहीं वैसा ही ना बना दूं जैसे अपने 5 बेटों को बना दिया है। 2 IAS, 1 डॉक्टर, 1 इंजीनियर और 1 वैज्ञानिक। आज जिसके पढ़ाए विद्यार्थियों में से कोई कमिश्नर है, कोई पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी है, वह तुम्हारे बेटे को कूड़ मगज ही तो बना देगा। बहू, इतना तो हम भी समझ गए हैं कि तुम्हारी पंगत में अब हम बूढ़ों की पत्तल नहीं बीस सकती। भलाई इसी में है कि हम सब बुढ़े बुढ़ियों को, जिन्हें तुम अपनी भाषा में ओल्डिस कहते हो, एक कतार में खड़ा कर धाएं धाएं गोली चलाकर ढेर कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और फिर उसी क्षण शिव सागर मिश्र बिना खाए पिए अपना बकुचा लटकाए पुत्र के गृह से निकल गए थे। 1-2 बार अपराधी पुत्र ने प्रायश्चित करने की चेष्टा भी की। एक बार 2000 का ड्राफ्ट भेजा, दूसरी बार पूरे 5000 का, पर दोनों ही बार ड्राफ्ट उसी के पते पर लौट आए। अब तो 5 पुत्रों के मोह बंधन से मुक्त हो गए थे शिव सागर। उन दोनों की पेंशन उन 2 प्राणियों के लिए बहुत थी। उस पर चाय पानी का ऊपरी खर्चा वे 2-3 ट्यूशनों से निकाल लेते थे। संध्या होते ही दोनों मित्र घूमने निकल जाते। लौटते तो पार्वती चाय खौलाकर तैयार रखती। क्या चाय बनाती थी पार्वती! गुड़ का सौंधा स्वाद, तुलसी की पत्ती, सौंठ, इलायची, ना जाने कौन कौन से मसाले कूट कर धरे रहती शीशी में। गाढ़ी चाय और गाढ़ा दूध, एक ही घूंट शरीर के समस्त वात पित्त को हवा में उड़ाकर रख देती थी। कभी कभी मित्र को शिव सागर जबरन खाने के लिए भी रोक लेते। रात अधिक हो जाती तो बद्री छत के कमरे में ही खटिया डालकर सो जाते। छत का वह कमरा उस पैतृक गृह का सबसे पुराना कमरा था। चारों ओर ईंटों की जीर्ण दीवारों को अधःपतन से रोकने के लिए दोनों मित्रों ने किसी प्रकार 4 मोटे बांस लगा दिए थे। शिव सागर की गृहस्थी की गाड़ी ठीक ही चल रही थी, पर इधर पार्वती का क्रमशः रक्त शून्य हो रहा चेहरा उन्हें सहमाने लगा था। क्या हो गया था उसे? क्या पुत्रों की उदासीनता ही उसे घुला रही थी, या कोई घातक रोग लग गया था उसे? आजकल तो जिसे सुनो उसे ही कैंसर घसीटता मृत्यु की खो में लिए चला जा रहा है। कहीं कैंसर ही तो नहीं हो गया उसे? अपनी ओर से तो उन्होंने उसकी देखरेख में कहीं भी त्रुटि नहीं रहने दी थी।
रात रात भर उसका हाथ अपने हाथों में लिए बैठे रहते। पर बेचारा शुष्क शिवसागर वह यह नहीं जानता था कि बहुत दिनों के भूखे को यदि 56 प्रकार के व्यंजन एक साथ खिला दिए जाए तो पेट भर वह खुराक उसके लिए कुपथ्य बन उठती है। यौवन वर तो वे उसे भूखी ही छोड़ गए थे। अब इस उम्र में वे लाख व्यंजन परस कर उसके सम्मुख धर दे, क्या खाक खा पाएगी? वह मुंह खोलकर कुछ बताती नहीं थी, पर वे देखते। प्रायः ही वह सामान्य से कार्य से भी थककर पति की दृष्टि बचा बीच बीच में चुपचाप खटिया पर पसर जाती। यही सब देख आत्मसम्मान को ताक में धर पूरे 10 वर्ष बाद छोटे पुत्र को पत्र लिखा था। अब वह सचिव का पदभार ग्रहण कर दिल्ली पहुंच गया था। सुना था दिल्ली ही अब अफसरों का मदीना थी और मंत्रियों का महातीर्थ। छुटका चिकित्सा विभाग का सचिव था। संपूर्ण भारत के धन्वंतरियों की जन्म कुंडलियां उसकी मुट्ठी में बंद रहती होंगी। दिन दिन खुलती माँ की देह को शायद पुत्र के पद की महत्ता बचा ले। धीरे धीरे उन्होंने पार्वती को भी उस चिकित्सा यात्रा के लिए पटा लिया था। वह बेचारी 5 पुत्रों की देहरी पर ठोकर खा चुकी थी कि अब सहज में पति गृह की देहरी की लक्ष्मण रेखा लांघने से भी डरती थी। पूरा महीना बीत गया, छुटके का उत्तर नहीं आया। इस बीच पार्वती की हालत और गिर गई। फिर शिवसागर मिश्र ने स्वयं निर्णय लिया वे उसके पत्र की व्यर्थ प्रतीक्षा नहीं करेंगे, स्वयं पार्वती को लेकर पहुंच जाएंगे। बद्री, उन्होंने अपने मित्र से कहा, सोच रहे हैं तुम्हारी भाभी को लेकर दिल्ली हुई हैं। छुटका कई बार बुला चुका है। बद्री ने बड़ी ही व्यंग्यपूर्ण दृष्टि से मित्र को देखा। अच्छा, बुलाया है छुटके ने? हो आओ बिरादर, पर जल्दी ही लौट आना। छुटके को माँ के हाथ के बने गोंद मेवे के लड्डू बेहद पसंद थे। उस हालत में भी आधी रात तक जागकर पार्वती ने लड्डू बनाए। मठरी, बेसन का लट्ठा और खोरमा पूरी कनस्त्री ही भर भर कर धर ली। जब अपनी गठरी, कनस्त्री और रंग उड़े फूलदार बक्से के साथ पुत्र की कोठी पर पहुंचे तो देखा स्टूल पर बैठा गोरखा दरबान बीड़ी पी रहा था। उसने पहले उस देहाती जोड़े को द्वार पर ही रोक दिया, पर फिर परिचय पाते ही वह उन्हें भीतर ले गया। आप ड्राइंग रूम में बैठिए साहब, मेम साहब कहीं गई है, अभी आता ही होगा। दोनों अपने ही बेटे के गृह में सह में अनजान अतिथि से घंटों बैठे रहे। कैसी सुंदर सजावट थी कमरे की, मूर्तियाँ, मखमली सोफ़ा, जहाज सी कुर्सियाँ। सहसा पुत्र के वैभव के बीच पार्वती को अपना अतीत याद हो आया। कितना संकुचित था वह अतीत और कितना उदार था यह वर्तमान। इन बच्चों के वैभव की प्रतीक थी तब घर की एकमात्र आराम कुर्सी जिसे उनके बाबूजी एक बार शहर जाने पर नीलाम से खरीद कर लाए थे। पार्वती ने ही उस ढीली पड़ रही बेत की बुनावट को बचाने के लिए पुराने लिहाफ की रुई भरकर एक गुदगुदी गद्दी बना दी थी। उसमें अर्धशायित पति की रौबदार मुद्रा पर वह बाहर भीतर जाते बार बार न्यौछावर होती थी। मजाल थी शिवसागर के घर पर रहते हुए कोई उस कुर्सी पर बैठ जाए, पर जहाँ वह घर से बाहर जाते तो 5 बेटे उस पर टूट पड़ते। जो पहले अपने बाहुबल से चारों को पराजित कर उस पर बैठता, वहीं से विजयपूर्ण घोषणा करता, राजगद्दी मेरी। आज उसके 5 बेटे एक से बढ़कर एक राजगद्दियों पर आसीन थे। सारथी के हाथों में 5 की लगाम कब की छूट चुकी थी। क्या अब उन्हें घर की उस राजगद्दी की याद आ सकती थी? उसने कनखियों से पति को देखा, ना जाने किस सोच में डूबे थे। जरा सा मुंह निकल आया था। घर पर होती तो अब तक उन्हें 3-4 बार चाय पिला चुकी होती। ऐसे बिना छुटके को बताए क्या उनका यहाँ आना उचित था? इतने ही में कार का शब्द सुन दोनों एक साथ चौंके। पार्वती ने अब तक छाती से चिपकाई दबी पोटली नीचे धर दी। शिवसागर ने रुग्ण पत्नी की भय से फैली तरह तरल पुतलियां देख उसकी ठंडी हथेली अपने सशक्त पंजे में थामकर मूक आश्वासन दिया। घबराओ नहीं पार्वती, कहीं जंगल में तो नहीं आई हैं। हमारे बेटे ही का घर है। खटखट करते जूतों की आहट जितनी ही बार निकट आ रही थी, पार्वती का पिद्दी सा कलेजा उतनी ही बार धड़क रहा था, धड़ धड़। पूरे 10 वर्ष बाद देख रही थी उसे कितना बदल गया था छुटका। अध पके बाल, खिचड़ी मूछें, पर अब भी कैसा सजीला लग रहा था नीले सूट में। पीछे पीछे बहू थी, रंगे होठ, कटे बाल, सवरा भ्रुकुटी विलास, उदर दर्शनी ब्लाउज से निकली मेद बहुल परतें। बेटे का चेहरा देखते ही शिवसागर समझ गए कि उनका ऐसे बिना सूचना दिए यहाँ चले आना बेटे को अच्छा नहीं लगा। आपने कुछ लिखा नहीं, एकदम ही चले आए बाबूजी?
उसके कंठ की झुंझलाहट कुछ अधिक ही तीखी हो उठी। क्यों, चले जाएं क्या? शिव सागर ने भी नहले पर दहला मारा। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसने खिसियाकर बात पलट दी। तार कर दिया होता तो हम स्टेशन पर चले आते। तुम्हारी अम्मा की क्या हालत है देख ही रहे हो। सोचा जिस ऊंचे ओहदे पर हो इसे आसानी से डॉक्टरों को दिखा सकोगे। चिट्ठी तो लिखी थी, तुमने जवाब कहाँ दिया? आप नहीं जानते मेरी नौकरी कैसी है। कभी कभी 12 बजे रात तक घर पर नहीं आ पाता। फिर यह दिल्ली है बाबूजी, यहाँ डॉक्टरों से भी महीना भर पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। खैर, आप हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी ले, फिर कल देखी जाएगी। बच्चे कहाँ हैं छुटके? पार्वती ने डरते डरते ऐसे पूछा जैसे कोई अपराध कर रही हो। छुटका जोर से हंसा। पार्वती के हृदय में ढुलकता स्मृति कलश एक बार फिर छलक उठा। ठीक वैसे ही हंसता है अब भी जैसे पहले हंसता था। सिर पीछे कर आंखें मूंद लेता था हंसने में। अब वे बच्चे कहाँ रहे अम्मा? स्मिता बम्बई में एक होटल में रिसेप्शनिस्ट है। आनंद पूना में है, फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। शिव सागर मिश्र के चेहरे की मांसपेशियां तन गई। अच्छा, तो भाड़ ही बना रहे हो बेटे को? कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? देश की राजधानी का वह वरिष्ठ सेनापति झक्की पिता की बात सुन भन्ना उठा था। बहू ने सास से एक शब्द भी अब तक नहीं कहा। वह ससुर की बात सुनते ही भीतर चली गई। पीछे पीछे छुटका। ना फिर बेटा ही झांकने आया ना बहू। पलंग बिछाकर नौकर ही ने पूछा, आप क्या खाएंगे साहब? कुछ नहीं, हम अपना खाना साथ लाए हैं। शिव सागर को पार्वती ने शंकित दृष्टि से देखा। कहीं फिर कुछ उल्टा सीधा ना कह डालें। आते ही तो बहू बेटे को नाराज कर दिया। दोनों ही फिर पुत्र की उस सजीली कोठी में बिना कुछ खाए पिए सो गए। दूसरे दिन शिव सागर की आंखें खुली तो पार्वती दोनों हाथ छाती पर धरे चुपचाप छत को देख रही थी। चेहरा एकदम ही धूसर पड़ गया था। ना जाने प्राण कहाँ टिके थे उसके कंकाल सी देह पर। मांस की एक पारदर्शी परत मात्र रह गई थी। कैसा जी है पार्वती? उन्होंने बड़े लाड़ से उसके ललाट पर हाथ धरा तो हटा लिया। ठंडा पड़ा था। सुनो जी, मुझे आज ही घर ले चलो। उसने पति का हाथ पकड़ लिया। अश्रुवाष्प से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। एक ही वाक्य में उस निरीह नारी ने अपनी समस्त संतानजन्य व्यथा उड़ेल कर रख दी थी। वे जानते थे कि वह कितने उत्साह से यहाँ आई थी। छुटका उसके कलेजे का टुकड़ा था। बार बार बद्री से उसने कहा था, देखना अब की पूरा महीना बच्चों के साथ बिता कर आऊँगी। छुटके से कहूँगी, जब आई हूँ तो चल 26 जनवरी का जलसा दिखा दे हमें। दिसंबर तो यहीं बीत गया, दिन ही कितने हैं। फिर रात रात जागकर नाश्ता तैयार किया और कनस्तरियों में भरा था बेचारी ने। और आज वही रतन गर्भा कनस्तरी अनाथ की भांति कोने में धरी थी। बहू का उस सुदामा की तंदुल भरी पोटली की और भतृष्णापूर्ण दृष्टिपात शिव सागर ने देख लिया था। पार्वती कितनी ही भोली क्यों न हो, पुत्र के व्यवहार से वह जान गई थी कि उनके आकस्मिक आगमन ने बेटे बहू की को पुलकित नहीं किया। और एक बार पर्दे की आड़ से ही छुटका कह गया, मैंने अपने पीए से कह दिया है, वह 11 बजे तक आप लोगों को लेने आएगा। वहीं अम्मा को सब टेस्ट करवा देगा। अम्मा, आप सुबह कुछ खाइएगा नहीं, सब जांच खाली पेट में ही होगी। शिव सागर सन्न रह गए थे। मृत्यु द्वार पर खड़ी जननी को स्वयं दिखाने का भी तो समय नहीं है पुत्र को। आधी रात को आंखें खुली तो देखा पार्वती उकड़ू होकर बैठी दोनों घुटनों के बीच सिर छिपाए सिसक रही है। वे हड़बड़ा कर उठे और दोनों हाथों से सिसकते पार्वती पर झुक गए। क्या बात है पार्वती, कहीं तकलीफ है? मुझे अभी घर ले चलो जी, मेरा यहाँ दम घुटा जा रहा है। ठीक है पार्वती, हम कल ही लौट जाएंगे। अभी इतनी रात को तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। आओ आओ सो जाओ। उन्होंने उसे ऐसे पुचकारा जैसे किसी अबोध बालिका को पुचकार कर मना रही हूँ। आज्ञाकारिणी बालिका सी वह चुपचाप पति के पार्श्व में सो गई और अपने कृणकाय बहुपाश में उसने पति को ऐसे जकड़ लिया जैसे उसे छोड़कर कहीं भाग रहा हो। उसने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था। एक अज्ञात आशंका से शिव सागर का हृदय कांप उठा। यह कैसा बचपना कर रही थी वह? क्या किसी चिरंतन वियोग की आशंका ही उसे त्रस्त कर रही थी, या बेटे बहू की बेरुखी से डर कर वह भयभीत कपूते सी उसे जकड़े जा रही थी? उसकी दुबली पतली देह का अविराम कंपन स्वयं दीर्घदेही शिव सागर की चट्टान सी देह को थरथरा कपा रहा था। तब क्या यही मृत्यु कंपन था?
कभी कभी वह फुसफुसाकर कहती, वह आ रहे हैं, वह देखो वहाँ। कहाँ? कौन आ रहे हैं पार्वती? यहाँ तो कोई भी नहीं है। रुको, मैं बत्ती जला दूँ। किसी तरह उसके बाहुपाश से अपने को मुक्त कर शिव सागर ने उस अनजान कमरे की परिक्रमा कर दीवारों पर स्विच ढूंढने लगे और द्वार से टकरा गए। ललाट पर घुमड़ उभर आया, पर स्विच नहीं मिला। हार कर वे पार्वती के पास आकर लेट गए। वह चुपचाप पड़ी थी, क्लांत, टूटी, निश्चेष्ट। कहीं सब कुछ शेष तो नहीं हो गया? घबराकर उन्होंने अपनी हथेली उसकी नाक से सटा ली। नहीं, सांस चल रही थी। हे भगवान, यदि मैंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया हो तो इसे इस घर में कुछ ना हो। हुर हो गई। सहसा कहीं कौवे एक साथ कांव कांव कर उठे। सड़क पर 2-3 कुत्ते विकृत स्वर में विलाप कर उठे। एक टिट्टी चीखती आकाश की शून्यता को चीरती निकल गई। सूर्य की पहली किरण पार्वती के सफ़ेद चेहरे पर पड़ी। आश्विन के श्वेत फेनिल मेघ ही जैसे उसके चेहरे पर आकर बिखर गए थे। अपनी देह पर झुके चिंतातुर चेहरे को देख उसने हंसने की चेष्टा की, पर ललाट पीड़ा से संकुचित हो गया। क्या बात है पार्वती, बहुत कमजोर लग रही हो। एक बार उसके कांपते अधर फिर दयनीय चिरौरी में सिमट गए। अब तो भोर हो गई, मुझे घर ले चलो जी। ठीक है, तुम लेटी रहो, अभी सब सो रहे हैं, जागने पर जाने नहीं देंगे, मैं सवारी ले आता हूँ। फिर थोड़ी ही देर में शिव सागर स्कूटर ले आए। घर से बाहर ही रुकवा आए थे, जिससे उसकी खरखर से कोई जाग ना पड़े। ऐसी हालत में पार्वती के को बिना आरक्षण के कैसे ले जा पाएंगे, यह बात भी सोचने का अवकाश नहीं था उन्हें। पहले सामान धरा, फिर क्रुद्ध आशुतोष से देह कंधे पर डाल वे स्कूटर में बैठ गए। यार्ड में खड़ी ट्रेन सहारनपुर जा रही थी। टिकट लेकर उसी में बैठ गए। जाए किसी भी पुर, यह मनुष्य शहर तो पीछे छूटेगा। उस धूल का एक एक कण बिच्छू बना उन्हें हर पल डंक दे रहा था। इस शहर को छोड़ते ही पार्वती ठीक हो जाएगी, उनका अनुमान ठीक था। गाड़ी के चलते ही पार्वती उनकी गोद में सिर धर गहरी नींद में डूब गई। ना जाने कितनी बार गाड़ी बदली, कभी ट्रेन कभी बस। लंबा सफ़र तय कर दोनों अपने घर पहुँचे तो रात हो आई थी। अब कैसा भय। कुंभी पाक नर्क से निकलकर अब वे दोनों अपने नंदन कानन में पहुंच गए थे। यहाँ से उनकी पार्वती को खींच ले जाए, इतने बाल थे क्या यमराज की छाती में। दूसरे दिन तड़के ही बद्री आ गए। शिवसागर कुछ ना पूछे जाने पर भी निरंतर पुत्र के वैभव का वर्णन किए जा रहे थे। 2-2 कारें खड़ी रहती हैं दरवाजे पर, एक दफ्तर की दूसरी अपनी। बहुत बड़ी कोठी है, पर पैर कहाँ टिक पाता है बेचारे का। अभी प्रधानमंत्री के साथ जापान गया, उससे पहले वाशिंगटन। बहुत मानते हैं उसे। अरे अब भी चुप भी करो साले, दाई से पेट नहीं चिपता है। हम जान गए हैं कि खोटे सिक्के से ही फेर दिए गए हो। हम क्या इन अफसर बेटों को नहीं जानते? पर हमें बुरा यह लग रहा है बिरादर, हमारे चंदर ने और उसकी बहू ने हमें कान पकड़कर निकाल बाहर किया तो हमने चट तुमसे सब उगल दिया, और एक तुम हो कि हम ही को उल्लू बनाए जा रहे हो। मुंहफट मित्र का उपालंब दोनों को निर्वाक बना गया। ठीक कहते हो बद्री, हम इससे रास्ते पर यही तो कहते रहे कि तुझे गांव वालों ने पूतो वाली का खिताब दिया। इससे तो निपुती कहा होता। वह जो कविता हमने बचपन में पढ़ी थी, 5 पूत रामा बुढ़िया के, बाकी बचाना एक, वही हो गया हमारे साथ। चुप भी करो। पार्वती के क्षीण स्वर भी एक पल को तीखा उठा। ऐसी अमंगली बात मुंह से मत निकालो। 5-5 बेटों के रहते मैं क्यों निपुती होने लगी? मैं जानता हूँ बिरादर। बद्री ने अधजली बीड़ी रगड़कर भुजा कान में खोस ली। भाभी को बीड़ी का कड़वा धुआं बहुत बुरा लगता था। यह दर्द कभी जाता नहीं। औलाद की दागी गई गोली चिता में चढ़ने तक कलेजे में ही धसी रहती है। उसी गोली को कलेजे में लिए बद्री पिछले 10 सालों से ऐसे ही घूम रहा है। बद्री अपने बेटे के पास जब गया था तो मिर्जई कंटोप पहने बद्री दुबे निर्कुश मस्ती से पुत्र की कोठी का चक्कर लगाने लगा। कभी चौकीदार से बतियाते, कभी नौकर से, और कभी नन्हे पोते पर प्यार उमड़ता। उसे चुम्मा चाट कर बेहाल कर देते। उनकी इन सस्ती हरकतों से उनकी बहू का खून खौल उठता था। सुबह उठते तो लाए दातुनों के गट्ठर से एक निकाल घंटों चबाते और कान पर जनेऊ डाले घूमते रहते। फिर पूरे हाथ को कंठनली में डाल विचित्र भयावह शब्द करते, खंकारते, और फिर लॉन की झाड़ियों के पीछे ही लघु शंका से निर्वृत्त होने बैठ जाते। खाना अपने कमरे में ही खाते। महीने का आटा 8 ही दिन में साफ होने लगा। रोटियों पर रोटियां दागते चले जाते। उस पर कहते, भाई तुम्हारी बम्बई की सब्जियों में स्वाद नहीं है, स्वाद होता तो पता नहीं कितना भकोसते। बहू की हड्डियाँ जल भुनकर खाक हो जाती।
यह सब सुनकर पूरे 15 दिन बीत गए। तभी एक भयंकर दुर्घटना घट गई। कोका कोला बद्री दुबे ने कभी पिया नहीं था। बेटे के यहाँ पूरा कैरेट धरा रहता। पहले पहल तो बड़े संकोच से कभी कभार एक आध बोतल पी लेते, पर एक दिन घर पर अकेले ही थे। इधर उधर देख आधा कैरेट ही रिक्त कर दिया उन्होंने। घूम घाम कर बेहद थक गए थे। रात को सोए तो गहरी नींद आ गई। फिर सोते में पेशाब कर बैठे। साहब चाय, कहकर बेटे का नौकर सिरहाने चाय का गिलास थामे खड़ा था। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। दुष्टता से मुस्कुराता नौकर बड़े मनयोग से उस जल कुंड को देख रहा था। बुढ़ापे में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। यह बात 25 बरस का मुस्टंडा क्या समझता। वे खिसियाए गुसल खाने में भीगी चादर धोने जा ही रहे थे कि बहू बेटे दोनों तमतमाया चेहरा लेकर उनके कमरे में आ गए। छी छी बाबूजी, आप क्या यहाँ हमारी नाक कटवाने ही आए थे? सब नौकर हंस रहे हैं। मुंह दिखाने लायक नहीं रखा हमें। लीजिए। 100 के 3 नोट उनकी मेज पर पटक कर चंदर ने कहा, मैंने ड्राइवर से कह दिया है 10 बजे गाड़ी जाती है, आपको बिठा आएगा। बद्री दुबे का चेहरा देखकर तमतमा उठा। उन्होंने मुंह नहीं खोला। चादर वहीं पटकी, अपना इधर उधर फैला सामान थैले में भरने लगे। फिर बिना बहू बेटे की ओर एक बार भी देखे अपने भद्दे जूते फटफटाते बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने कभी पैर गांव से बाहर ही नहीं निकाला। अब यहाँ से सीधे घाट ही जाएंगे बिरादर, समझे? हमारे लिए चंदर मर गया उसका बेटा और उसकी बहू, निपूते हो गए हम। और आज पूतों वाली पार्वती भी उनकी बिरादरी में आ गई। संध्या होते ही पार्वती की हालत में और सुधार हो गया। उसने स्वयं मांगकर कटोरा दूध पिया, बिस्तर पर ही कंघी चोटी की, भीगे गमछे से मुंह पोंछा, बड़ी सी टिकुली लगाई, मांग भरी और फिर हंसकर दोनों मित्रों से कहा, जाइए आप लोग टहल वहल आइए, रोजाना जैसे जाते हैं, हम अब ठीक हैं। दोनों निश्चिंत हो कुंडी चढ़ा घूमने निकल गए। मंगल था। महावीर जी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और लौट पड़े। रास्ते भर बेटे बहुओं के दुर्व्यवहार की व्याख्या के पारस्परिक आदान प्रदान से दोनों के चित्त फूल से हल्के हो गए। कुंडी खोलकर भीतर गए तो मूर्तिवत खड़े ही रह गए। पूरा श्रृंगार किए पूतों वाली धरा पर पड़ी थी। शिव सागर जैसे पत्थर बन गए थे। ना आंखों में आंसू, ना अधरों का कंपन। वह ध्यान मग्न उस जितेंद्रिय सिद्ध से पार्वती के सिरहने अडिग बैठे थे, जिसने अपनी तस्कर रूपी छयों इंद्रियों को पालतू कुत्ते सा बांध लिया हो। जोर से रोकर निकाल दो ना सब दर्द, नहीं तो पगला जाओगे। पर वे नहीं रोए। एक टक क्या देख रहे थे उस निश्चेष्ट देह में। पूरी रात ऐसे ही कट गई। इस बिच्छोह की घड़ी में वे किसी प्रकार का व्याघात नहीं चाहते थे। सुबह होते ही बद्री दुबे खड़े हो गए। बेटों का पता दे दो, खबर करनी होगी। नहीं, मेघ से गरज पड़े थे शिव सागर मिश्र। मेरा कोई बेटा नहीं, निपुती ही रही, उसे निपुती ही जाने दो। खबर पाते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा था पैरों की धूल लेने। गांव की बहू बेटियां एक दूसरे पर गिरी जा रही थी। पूतों वाली काकी सुहागन चिता पर चढ़ रही है, अरे सब पैर छू लो, बड़ी बुढ़िया कह रही थी। मुट्ठी भर की देह को भस्मीभूत होने में आधा घंटा भी नहीं लगा। दोनों मित्र हारे थके जुआरी से घर लौटे तो संध्या सघन हो चुकी थी। आरती के कुछ मुरझाए फूल अभी भी देहरी पर पड़े थे। बाहर झमाझम पानी बरस रहा था। बीच बीच में बिजली की चमक आंखें चुंधिया रही थी। तभी दिल दहलाने वाली गर्जना के साथ कहीं बिजली गिरी। वह पहुंच गई। उन्मुख आंखों से, लाल लाल आंखों से बद्री को देख शिव सागर मिश्र ने पहली बार मुंह खोला। कौन? आश्चर्य की दृष्टि से देखते हुए बद्री ने शिव सागर को देखा। कौन पहुंच गई है? पूतों वाली वहां, कहकर शिव सागर ने अपनी भुजा आकाश की ओर उठा दी।